हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। माइक मैंने पास इसलिए रखा है क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कैसे होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है। तो बेसिकली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले हमारे ब्रेन से मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आते हैं उस मसल तक। ठीक है, उस मसल तक सिग्नल लेकर आते हैं। तो इसलिए ये जो तुमको दिख रहा है ये है तुम्हारा मोटर न्यूरॉन। क्या है? मोटर न्यूरॉन। और ये उस न्यूरॉन का एक्सॉन एंड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएंगी, फिर यहाँ पर आके वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तुमको पता ही है। फिर यहाँ पे से केमिकल निकलेंगे। तो इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो मसल के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो कुछ नहीं बोला मैंने, ब्रेन से सिग्नल आया मसल तक। ठीक है, कौन लेकर आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन ने फिर वहाँ पर एक्सॉन के एंड पर एक केमिकल रिलीज कर दिया जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? मसल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे। उस रिसेप्टर्स पर ये एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड करेगा और तुमको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मतलब तुमने ये तो पढ़ा होगा कि बाहर सेल मेम्ब्रेन के पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसे ही एसिटाइल कोलिन वहाँ पर बाइंड करेगा तो फिर ये क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अब ये कैसे होगा बता देता हूँ। तो जैसे ही हमारा नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है जो रेस्टिंग स्टेट में है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। इसको याद करने का तरीका है नोकिया। नोकिया मतलब सोडियम आउटसाइड पोटेशियम इनसाइड। पोटेशियम अंदर रहता है, सोडियम बाहर रहता है। तो होता क्या है कि बाहर से 3 सोडियम अंदर आने लगते हैं और अंदर से 2 पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं। ठीक है, तो 2 पोटेशियम बाहर चले गए। तो क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा अंदर आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा सोडियम अंदर आ रहा है, इसलिए अंदर का मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिव हो जाता है जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्लियर? इतना सही समझ लो। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते वक्त क्या होता है? बहुत सारा सोडियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो सोडियम अंदर आने लग गया, बहुत सारा सोडियम अंदर आ चुका है, बहुत सारा सोडियम अंदर आ चुका है। अब ये सोडियम अंदर आने के बाद इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा। क्या करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है। और ये सोडियम इस कैल्शियम को क्या करवा देगा? रिलीज करवा देगा। क्या करवा देगा? इस कैल्शियम को रिलीज करवा देगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो उसको जान लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? मोटर सिग्नल आया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू केमिकल रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। उसने बाइंड किया सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मसल सेल है उसके मेम्ब्रेन पर। सोडियम अंदर गया, सोडियम ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मोटर न्यूरॉन है और ये जो मसल सेल है, इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। 2 न्यूरॉन के बीच के स्पेस को साइनैप्स बोलते हैं। वैसे ही न्यूरॉन और मसल के बीच के स्पेस को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। या फिर दूसरा नाम जो पूछता है नीट में वो है मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। क्लियर? ये एक नाम इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है, दैट इज मोटर यूनिट। अब मोटर एंड प्लेट मतलब ये गैप है जो बीच में, इसको मोटर एंड प्लेट बोला है। बट ये मोटर न्यूरॉन विद दिस मसल सेल टुगेदर, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मोटर यूनिट। कंफ्यूज मत होना। मोटर एंड प्लेट इज द गैप बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल सेल, वेर एज मोटर यूनिट इज द न्यूरॉन प्लस ये तुम्हारा सेल जो है, किसका सेल? मसल सेल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे होगा क्या। ठीक है, चलो बता देता हूँ आगे क्या होगा। उसके लिए मुझे तुम्हें एक्टिन का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा फिर से। अब ये एक्टिन तुमने देखा था बेसिकली, फिलामेंटस एक्टिन है ना, 2 चेन से बना हुआ है, 2 चेन से बना हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम लोग 2 फिलामेंटस एक्टिन। और इस एक्टिन के ऊपर बेसिकली तुमको क्या पता था? इस एक्टिन के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी क्या है बेसिकली? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन बेसिकली क्या कर रहा है? मायोसिन जो तुम्हारा थिक फिलामेंट है, ये मायोसिन, ये यहाँ पर आके चिपकेगा किसके ऊपर? एक्टिन के ऊपर, यानी थिन फिलामेंट के ऊपर। तो ये चिपक ना जाए नॉर्मल केस में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या है? ट्रोपोमायोसिन का एक लेयर है, ठीक है, थ्रेड लाइक, और ये तुम्हारे पास ट्रोपोनिन है। तो इन लोग ने छुपा के रखा है उस जगह को जहाँ पर ये
मायोसिन बाइंड करेगा। तो जैसे ही अंदर कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आकर इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन के ऊपर, और ट्रोपोनिन हट जाएगा और साथ में किसको हटा देगा, ये जो तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन है। क्लियर? तो कैल्शियम आते ही ट्रोपोनिन हट गया और ट्रोपोमायोसिन हट गया। तो उससे क्या होगा आप बताओ। अब ये जो एक्टिन है, अब ये जो एक्टिन है यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अब अगर मैं ट्रोपोमायोसिन को हटा दूँ तो अब सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये फिलामेंटस एक्टिन बचेगा। ठीक है, ये फिलामेंटस एक्टिन बचेगा। क्लियर? और भी बना देते हैं। अभी खाली फिलामेंटस एक्टिन बच गया, और ये जो साइट है यहाँ पे समझ लो मायोसिन बाइंड करता है, ये एक्सपोज हो गई। तो एक्सपोज हो गई तो क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा सांप जैसा हेड है ये यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करेगा और इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। ये जैसे ये दिख रहा है, इसको अंदर की तरफ पुल कर देगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कैल्शियम रिलीज होगा, पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके वजह से कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या होगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, उसके वजह से एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और मायोसिन वहां पर आके बाइंड कर जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये मायोसिन यहाँ पर बाइंड करता है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, और इस टाइम पर क्या होता है कि जो हेड, तुमको पता ही है मायोसिन का हेड, वहाँ पर एटीपेज एंजाइम रहती है, उस पर एटीपी आकर चिपक जाएगा और एटीपी को तोड़ लिया जाएगा और उसमें से एनर्जी को निकाल लिया जाएगा, और जो बचेगा वो एडीपी प्लस आईपी। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही ये यहाँ पर चिपकेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये एटीपी को तोड़कर एडीपी और आईपी बना देंगे, और इसके अंदर जो एनर्जी थी वो कौन ले लेगा, मायोसिन ले लेगा। क्लियर है? जैसे ही मायोसिन एक्टिन पे चिपकेगा उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ पुल करना शुरू करेगा। तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये जेड लाइन यहाँ ना होके ये जेड लाइन कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये एम लाइन बीच में ही रहेगा, और ये जो जेड लाइन है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जो तुम्हारा थिक फिलामेंट है उसकी लेंथ तो सेम रहेगी, बट ये जो थिन फिलामेंट है ये अंदर की तरफ आ गई है। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज भी सेम रहेगा। बट बेसिकली तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो तुम्हारा ए बैंड है ना, ए बैंड यहाँ पे इतना बड़ा है, ए बैंड यहाँ पे इतना बड़ा है, ए बैंड का साइज सेम है। ठीक है, बट ये जो आई बैंड है पहले इतना बड़ा था, अब इतना सा रह गया है। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त बैंड में क्या होता है, तो तुम बोलोगे जो ए बैंड है उसका साइज सेम रहता है, बट आई बैंड का साइज छोटा हो जाता है। आई बैंड का साइज छोटा होता है, और साथ में जो जेड लाइन है ये भी तो अंदर की तरफ पुल हो रही है ना। तो जेड लाइन पुल होने की वजह से क्या होगा, सार्कोमियर का भी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एक चीज़ और नोटिस करना, देखो पहले तो थिक बैंड, ये जो तुम्हारा एक्टिन है, ये एक्टिन जिससे बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन, इनके लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। बट जो तुम्हारा ए बैंड है उसका साइज़ भी चेंज नहीं होगा, बट जो तुम्हारा आई बैंड है इसका साइज़ चेंज होगा, और जो सार्कोमियर है इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। और एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो एक्टिन था ये पूरी तरह से एम लाइन को टच कर रहा है, और यहाँ पर से भी एक्टिन जो है, मतलब तुम्हारा लाइट बैंड, ये आएगा और पूरी तरह से जेड लाइन एम लाइन को टच करेगा। तो तुमको एक पता था बीच में एक एच जोन होता है, एच जोन मतलब वो रीजन जहाँ पर प्योरली थिक बैंड लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं एच जोन। तो क्वेश्चन पूछा था नीट में कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त कौन सा रीजन गायब हो जाता है, तो ये एच जोन मतलब जहां पर प्योरली थिक फिलामेंट लाई कर रहा था, जहां पर प्योरली थिक फिलामेंट लाई कर रहा था, अब कुछ बचा ही नहीं ऐसा रीजन जहां पर प्योरली थिक फिलामेंट हो। अब जो तुम्हारा एक्टिन है यानी थिन फिलामेंट है पूरी तरह से अंदर घुस चुका है, और तुम्हारा जो एच जोन है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। तो वापस से बोल रहा हूँ, आई बैंड छोटा हो जाएगा, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, ए बैंड का साइज सेम रहेगा, और एच जोन पूरी तरह से गायब हो जाएगा जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एच जोन तुमको दिख रहा होगा, ये एच जोन है। एच जोन इज द रीजन वेयर प्योरली तुम्हारा थिक बैंड इज लाइंग, बट कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पर तुम्हारा प्योरली एच थिक बैंड इज लाइंग। क्लियर? नोट करो। बेसिकली तुम लोग ने कॉन्ट्रैक्शन सीख लिया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म होगा, जैसे मैं अभी इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, तो जैसे ही तुम्हारा लाइट बैंड था, ये तुम्हारा डार्क बैंड था, यहाँ पर क्या हुआ, जो थिक फिलामेंट है तुम्हारा इस लाइट बैंड या फिर एक्टिन के ऊपर चिपक गया, और इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इस टाइम पे एटीपी ब्रेक होके एडीपी बन गया और आईपी बन गया, और जो एनर्जी थी एटीपी की वो इसको मिल गई, किसको, मायोसिन को। और इसने क्या किया, इसको थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ ढकेल दिया, एम बैंड की तरफ ढकेल दिया। ठीक है, फिर अब एटीपी यूज हो चुका है, ये हट जाएगा,
तो इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग। क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, फिर से नया एटीपी आएगा, फिर से क्रॉस ब्रिज बनाएगा, फिर से धक्का मारेगा, फिर से क्रॉस ब्रिज टूटेगा, फिर से एटीपी आएगा, फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, धक्का मारते जाएगा। तो ऐसे करते करते जो थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जिसमें थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। क्लियर। अब जब मसल रिलैक्स कब होगा? जब ये जो कैल्शियम निकला था, बेसिकली ये जो तुम्हारा मैंने तुमको बताया था ना, ये मसल सेल है, मसल सेल के अंदर जो कैल्शियम निकला हुआ था, अब अगर ये कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाए तो क्या होगा? कैल्शियम जा चुका है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वापस से क्या कर लेंगे? एक्टिन जो फिलामेंट है उसको कवर कर लेंगे और कोई भी साइट एक्सपोज नहीं रहेगी मायोसिन के लिए, तो ये क्रॉस ब्रिज नहीं बना पाएगा और इससे मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्लियर, इजी। और यहां पर दो चीज और बात किया इसने, एक रेड मसल फाइबर के बारे में, रेड मसल फाइबर। अब देखो, रेड मसल फाइबर इज बेसिकली नथिंग बट एक ऐसे मसल्स जिसमें मायोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को स्टोर करना। अगर किसी मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा है तो उसको बोल देंगे रेड मसल फाइबर, या फिर इसको बोल देंगे एरोबिक मसल। क्या बोल देंगे? एरोबिक मसल। अब क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, इस मसल में ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर करेगा, इसलिए ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्योंकि बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मसल क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होती है और तुमको क्रैम्प्स आते हैं, मसल पेन होता है। बट क्योंकि ये रेड मसल फाइबर है, एरोबिक मसल है, इसमें भर भर के मायोग्लोबिन है, भर भर के ऑक्सीजन है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जरूरत पड़ता है वहां पे। 3 पार्ट क्लियर। अब एक दूसरे टाइप का मसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एनारोबिक मसल या फिर व्हाइट मसल फाइबर, जिसमें मायोग्लोबिन कम होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती है। अगर उसको हद से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करेगा और लैक्टिक एसिड डिपॉजिट करा के तुम्हारे बॉडी में क्रैम्प्स करवाएगा। ठीक है, ऐसे मसल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है और जो ज्यादा होता है उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो ये लास्ट में दिया हुआ था तो मैंने तुमको बता दिया। तो एक बार इस पे से भी क्वेश्चन पूछा है मायोग्लोबिन के ऊपर, तो आप लोग पढ़ लेना। मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, और कुछ भी नहीं है, इजी था। कुछ भी हार्ड लगे या फिर कुछ नहीं समझा हो तो वापस से बताना, हो सकता है मैं एक और वीडियो बना दूं इस पर, बट मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या चाहते हो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।